हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम सेल बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये सेल बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल के बेसिक्स के बारे में और सेल एनवेलप के बारे में, और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, जो भी सेल मॉडल है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट जैसे कि हो गए आपके प्रोटिस्ट, प्लांट, फंजाई, एनिमल, ये हो गए यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल। तो यूकैरियोट पजेस ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर एनवलप। ये मैं पहले लेक्चर से बोलते हुए आ रही हूँ कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का जो डिफरेंस है वो सबसे पहले हम कैसे एनालाइज करेंगे कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। वही बात यहाँ पे बताई है कि पजेस ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर एनवलप। उसके बाद एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी कि जितने भी ऑर्गेनल्स यूकैरियोट में प्रेजेंट है, हर किसी की सेल साइटोप्लाज्म में एक पर्टिकुलर पोजीशन है, यानी कि कंपार्टमेंटलाइजेशन है, यानी कि हर ऑर्गेनल का एक स्पेसिफिक कमरा है कि भाई मैं यहाँ पे काम करूँगा, तुम वहाँ पे काम करो, मैं यहाँ पे रहूँगा, तुम वहाँ से ये सॉर्टिंग करो, ये पैकेजिंग करो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स, हाँ पता है हमें। उसके बाद वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। ओके, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, हाँ हमने तो पहले ही देख लिया था कि सेल्स का शेप, साइज और स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं होता। उसके बाद एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, जो कि ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, और मेनली सेंट्रियोल का जो काम होता है वो सेल डिवीजन में देखेंगे हम। उसके बाद ऑल्सो एब्सेंट सेल वॉल, सेल वॉल एब्सेंट होती है यूकैरियोट्स में। उसके बाद प्लास्टिड एब्सेंट होंगे, कोई काम नहीं भाई प्लास्टिड का, प्लास्टिड तो प्लांट सेल में रहते हैं। उसके बाद लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, और सेंट्रल वैक्यूल भी एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन से। तो सेल मेम्ब्रेन डिटेल स्ट्रक्चर स्टडीड बाय आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो हमने डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन का, वो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी अराउंड 1950s, उसके बाद पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो मेनली लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। ठीक है, तो लिपिड यानी कि फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से, जो कि बाय लेयर में अरेंज होते हैं, यानी कि दो लेयर में अरेंज होते हैं। विद इन द मेम्ब्रेन ऑफ द पोलर हेड प्रेजेंट होगा, जो कि टुवर्ड द साइड होगा, और जो हाइड्रोफोबिक टेल होगी जो इनर साइड होगी। तो हाइड्रोफोबिक टेल होती है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफोबिक यानी जो पानी से इंटरेक्शन नहीं करेगी, वाटर से दूर भागेगी। फोबिक, फोबिया मतलब वो दूर भागेगी वाटर से। और हाइड्रोफिलिक यानी जो पानी के पास रहेगा, जो हेड होता है वो पानी के पास रहेगा। तो उसके बाद दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. Obviously हाइड्रोफोबिक है तो aqueous environment से दूर ही रहेगा। लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स। तो जो लिपिड कंपोनेंट है मेम्ब्रेन का, उसमें मेनली फॉस्फोग्लिसराइड प्रेजेंट होता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन में मेनली प्रोटीन, मैंने क्या बोला आपको कि प्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में। रेशो ऑफ प्रोटीन टू लिपिड वेरीज इन डिफरेंट सेल टाइप। जो प्रोटीन बाय लिपिड रेशो है वो भी बहुत सारे सेल टाइप में वैरी करेगा। जैसे कि मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो ह्यूमंस में जो आरबीसी होती है, जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें 52% प्रोटीन प्रेजेंट होता है और 40% लिपिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हो गया ना भाई, प्रोटीन और लिपिड का रेशो वैरी हो गया। वैसे ही अलग अलग सेल्स में ये रेशो वैरी करता है। उसके बाद अगर हम बात करें मेम्ब्रेन प्रोटीन की, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि हम मेम्ब्रेन प्रोटीन को कितने आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, तो उसके बेसिस पे मेम्ब्रेन प्रोटीन के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन और एक होता है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो मतलब, इंटीग्रल मतलब अंदर, मतलब जो मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ होगा ना, उसको बोलेंगे हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पार्शली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। और पेरिफेरल यानी कि लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट होगा। तो अब आप ही बताओ
कि जो प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है क्या हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं या फिर जो मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट है हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। सोचो, ऑब्वियसली जो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, इंटीग्रल को नहीं निकाल सकते। उसके बाद आया था द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में और भी डिटेल पढ़ेंगे आगे जो एडवांस लेक्चर आएंगे उसमें, लेकिन अभी बेसिक बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज किया था सिंगर और निकलसन ने इन 1972। दिस इज़ द इम्प्रूव्ड मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इससे पहले भी बहुत सारे मॉडल्स आए थे लेकिन उनमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक थे तो वो रिजेक्ट कर दिए गए थे, एंड the advanced model that we follow nowadays is fluid mosaic model. According to this, the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of protein within overall bilayer. उसके बाद this ability to move within the membrane is measured as the fluidity. Fluid nature of membrane also important from the point of view of function. तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने मेनली मतलब फ्लूइडिटी क्यों इम्पोर्टेंट होती है मेनली तो उसके बारे में बताया था, और जो फ्लूइड नेचर होता है मेम्ब्रेन का वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है सेल ग्रोथ के लिए, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन के लिए, सिक्रीशन के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए और सेल डिवीजन के लिए। अब हम देखेंगे थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स को ही वो अंदर और बाहर आने जाने देती है, सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट। Many molecule can briefly across the membrane without any requirement of energy। जिन मॉलिक्यूल को पास होने में कोई भी एनर्जी एटीपी की ज़रूरत नहीं होती उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient, that is from higher concentration to lower concentration। तो जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स है, ठीक है, तो वो मेनली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे ही जाएंगे। ये बात तो हमें भी पता है, जनरली कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करती है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू डिफ्यूजन, जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। As the polar molecule cannot pass through the lipid bilayer, they require carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane। ठीक है, तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिपिड बाइलेयर को पास नहीं कर सकते, तो उनको कुछ कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है जिनके हेल्प से वो जो भी मॉलिक्यूल है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from the lower to higher concentration। मैंने आपको क्या बताया, जो न्यूट्रल सॉल्यूट होता है वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो अगेंस्ट द फ्लो मूव करते हैं, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाते हैं, तो उनको एटीपी लगेगी, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल Na+ और K+ पंप, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। उसके बाद हम देखेंगे सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल का मेन फंक्शन होता है कि वो शेप देता है भाई सेल को। उसके बाद नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग होती है सेल वॉल, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नॉन लिविंग होती है। हेल्प इन सेल सेल इंटरैक्शंस, ओके, प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स, हाँ अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देगी, बैरियर प्रोवाइड करेगी। फॉर्म्स एंड आउटर कवरिंग फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट। तो फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है और प्लांट में सेलुलोज की बनी हुई होती है। अल्गी सेल वॉल, जो अल्गी की सेल वॉल होती है वो मेनली सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। उसके बाद प्लांट सेल वॉल मेनली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन होता है प्लांट सेल वॉल में। देन द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, तो मेनली एक होती है प्राइमरी वॉल और एक होती है सेकेंडरी वॉल, तो जो प्राइमरी वॉल होगी वो ग्रोथ के लिए कैपेबल होगी, विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर। तो जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है वो प्राइमरी सेल वॉल गायब हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और जो सेकेंडरी वॉल होती है फॉर्म ऑन द इनर, दैट इज टुवर्ड द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। उसके बाद मिडल लैमिला
मेनली कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, जो कि दो नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करने का काम करता है। कौन? मिडल लैमेला। और किसका बना होता है वो? कैल्शियम पेक्टेट का। उसके बाद सेल वॉल और मिडल लैमेला के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया आज के लेक्चर में। हमने क्या क्या पढ़ा आज के लेक्चर में? हमने पढ़ी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने पढ़ी सेल वॉल, और हमने कुछ यूकैरियोट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। आई होप कि आपको आज का थोड़ा बहुत बेसिक्स रिवाइज हो गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप थ्राइविंग। बाय बाय।